हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए 1.1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था इससे प्रीवियस वीडियो में। ओके, प्रीवियस वाले लेक्चर में। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो 1.2 का आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, इसमें 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चंस दिए हुए हैं 140। ओके, एक का पहला क्वेश्चन 140। तो देखिए, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहिए या सिर्फ गुणनखंड कहिए। ओके, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड करने के लिए आपको बोले, यानी कि उसका फैक्टर निकालने के लिए बोले, तो आपको करना क्या है, उस संख्या का आपको लासो निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? लासा निकाल लेना है। ठीक है, यानी कि एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो यही काम करो आप, इस संख्या के क्या करो, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो एलसीएम किस प्रकार आप निकालते हो? 140 है, 2 से लगा, 2 सती 14, फिर 0, फिर 2 से लग रहा है 35, फिर किससे लगेगा? 5 से लग रहा है, 5 सती 35। ओके, अब ये नहीं लग रहा है, अगर आप चाहते हो तो ये 7 से लगा दो, 1 हो जाएगा। ठीक है, बट इतना नहीं करोगे तो चलेगा, बस यहाँ तक भी रखोगे तो आपका जो है सही है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि इसे भी हम यहाँ पे हम फैक्टर कर दें तो एक बार में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 140 का क्या क्या फैक्टर आ गया मेरे पास, देखिएगा क्या क्या आया। 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। ओके, अब यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने पे संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, लेकिन बुक में जो है इसका आंसर एक पावर के रूप में लिखा हुआ होता है, यानी कि घात के रूप में भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि आपको देखना है जो नंबर जितने बार रिपीट हो रहा है उतना उस पर घात हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे घातांक का नियम होता है कि अगर आपका बेस समान है a पर पावर m गुना a पर पावर n। ओके, तो होता क्या है, बेस दोनों का समान होने पर होता क्या है, a पर पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। कब जुड़ता है? जब आपका बेस क्या हो, समान हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, बेस इसका ये भी 2 है, इसका भी बेस क्या है, 2 है, इसका भी बेस 2 है। ठीक है, इस पे पावर कुछ नहीं रहता है तो 1 मानते हैं, इस पे भी पावर कुछ नहीं रहेगा तो 1 मानेंगे। ठीक है, इस पे भी कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो समान बेस वाला है ना उसका पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, इस पे पावर क्या है, 1, फिर इस पे पावर 1, यानी 2 पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिखाना नहीं है, बस ऐसे आपको मान के चलना है कि पावर 1 रहता है संख्या पे। ठीक है, किसी भी संख्या पे पावर कुछ नहीं है, घात कुछ नहीं है, तो क्या मान के चलते हैं हम लोग, 1 मान के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की बात खत्म हो गई। ओके, 2 बार रिपीट हुआ, इसीलिए इस पे घात 2 आ गया, इसका भी आप समझ सकते हो। ओके, जितने बार संख्या रिपीट होगा उतना बार उसे घात उस पर हम चढ़ा देंगे तो वो संख्या जो है घात के रूप में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या बच गया, 5 तो एक ही बार लिखा हुआ है तो हम सिर्फ 5 लिख लेंगे। फिर 7 देखिए एक बार लिखा हुआ है तो सिर्फ हम 7 लिख लेंगे। ये आप चाहते हो तो इस तरह भी इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, 1 यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं होता है, अगर आप 1 लिखते हो तो गलत भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 156। ओके, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 156 का लासा निकाल लेंगे, यानी कि एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये 2 से लग रहा है, 2 सती 14, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से लग रहा है, 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर देखिए 3 से लग रहा है, 3 इकाई 3, 3 तिया 9। अब ये नहीं लग रहा है, अगर आप लगाना चाहते हो तो 13 से लगा दो, 13 से खुद से वो नंबर कटेगा, एक बार में कटेगा। ठीक है, 13 इकाई 13। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे इसका क्या क्या गुणनखंड आ गया जी, अभाज्य गुणनखंड, वो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, 156 का क्या क्या आ गया वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि इसमें कोई संख्या रिपीट हो रहा है तो उसे आप घात के रूप में लिखो, पावर के रूप में लिखो, तो वो आप लिख सकते हो। जैसे आप देखिए 2 रिपीट हो रहा है, 2 देखिए कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। इसके मतलब हम इस पर 2 पर पावर 2 लिख देंगे, यानी कि ये 2 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है,
चलिए इंटू 3 तो एक ही बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे घात कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि किसी भी संख्या पे घात नहीं है तो एक माना जाता है, ठीक है। ओके, फिर 13 एक ही बार है तो 13 का 13 हम लिख देंगे। ओके, तो इस प्रकार आप घात के रूप में लिखना चाहते हो तो इस घात के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 1 का 3 और 1 का 4 2 क्वेश्चंस बाकी मेरे पास है, ठीक है। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ओके, यानी कि लासो आपको निकाल लेना है, इसका भी एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। अब ये देखिए ये संख्या कौन सा संख्या से कटेगा, ये 5 से तो कटेगा क्योंकि 5 का जो नियम होता है जिस संख्या की इकाई स्थान पे 0 या 5 हो वो 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 से तो लग जाएगा, ठीक है। तो लग जाएगा तो इसे हम यहाँ पे लगाएंगे 5 छक्के 30 5 सती 35, फिर यहाँ पे क्या बच रहा है 3 बच रहा, फिर लगेगा 5 छक्के 30 फिर 5 25। ओके, अगर आप इस तरह नहीं कर पाते हो तो भाग दे दे करके आप कर सकते हो। जैसे 5 को हम 38 25 में भाग देंगे तो अब आपको इतना बार में जो है भाग ये लगेगा, ठीक है। आप करके देख लेना, ठीक है। इस पर लग गया। ओके, अब फिर ये फिर 5 से लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है तो 5 इकाई 5। ओके, फिर यहाँ पे 2 बाकी बचा तो 25 25 फिर 5 तिया 15, सॉरी 5 इकाई 5 लगा ना। ओके, 153 आ गया। फिर ये देखिए 3 से लग रहा है, 3 25 15 3 इकाई 3, फिर ये देखिए कि 3 से फिर लगेगा, देखिएगा 3 इकाई 3 बाकी बचा 2 फिर 21 हो जाएगा तो 3 सती 21। ओके, ये इसका गुणनखंड हो गया। अगर आप चाहते हो कि इसे हम पूरा और भी गुणनखंड करें तो 17 को 17 से लगा दो, 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यानी कि 38 25 का क्या क्या गुणनखंड आ गया, अभाज्य गुणनखंड मेरे पास 5 × 5 5 × 5 3 × 3 3 × 3 फिर 17 गुना 17। अब 1 यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं होता है, बट लिख दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। ओके, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि इसे हम घात के रूप में लिखें क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है संख्या, जैसे 5 देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसे हम 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर गुना 3 भी देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, इसकी मतलब 3 पर घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 17 एक बार रिपीट हो रहा है तो हम सिर्फ 17 लिख दिए। ओके, और 1 बच गया, 1 को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। वैसे लिख दोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। ओके, आप चाहो तो यहीं तक आंसर रख सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। पावर के रूप में घात के रूप में लिखना चाहते हो तो एक स्टेप आप बढ़ोगे, ठीक है। चलिए अब इसी का हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, चलिए अब देखिए 5005 है, ठीक है। तो इसका भी हम लासा निकाल लेते हैं। 5005 है जी, कोई बात नहीं। ये देखिए 5 से लग जाएगा, हम क्यों जाने कि 5 से लगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 5 और 0 रहे तो वो 5 से लग जाता है वो संख्या, ठीक है। तो 5 से लग जाएगा, 5 इकाई 5 0 0 फिर 5 इकाई 5। ओके, अब ये किससे लगेगा, अब ये देखिए 7 से लग जाता है, 7 इकाई 7 फिर 7 चौके 28 7 या 21, ठीक है। अब ये 143 किससे लगेगा, अब ये 143 11 से लग जाएगा, 11 से लगेगा 13 बार में, ठीक है। तो इस प्रकार ये लग चुका है, पूरा का पूरा गुणनखंड इसका हो चुका है, फैक्टर हो चुका है, ठीक है। अगर और आप लगाना चाहते हो तो 13 से लगा दो, 13 इकाई 13। ओके, करना चाहते हो तब, नहीं भी करते तो वहाँ तक भी छोड़ देते तो आप डायरेक्ट इसका जो है गुणनखंड लिख सकते थे, ठीक है। चलिए तो 5005 का क्या क्या गुणनखंड आया जी, 5 × 7 × 11 × 13। ओके, और 1 आया है, 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 11 एक ही बार है, 13 भी एक ही बार है, ठीक है। अगर रिपीट होता तो उसे हम घात के रूप में चाहे तो लिख भी सकते थे, बट नहीं भी लिखते तो गलत नहीं होता, ठीक है। तो यही इसका फाइनल मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए इसे कॉपी कीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्मों मतलब होता है यानी कि जोड़ा, संख्या का जोड़ा यानी कि युग्म, है ना। बोल रहा है युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM होता है, ठीक है।
ये आपको चेक करना है। अब देखिए इससे बेसिक वाली क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला जाना था कि दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू होता है उसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कैसे सोल्व करेंगे? अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन इसमें भी दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का 1 में, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है 26 और 91, 26 और 91। ठीक है, इसका हमें क्या करना है जी? एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। ठीक है, ओके। और उसके बाद इसका जो है हमें जांच भी करना है। ठीक है, जांच कैसे करेंगे? फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे, पुट कर देंगे तो जांच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात रही कि इससे हम इसका एलसीएम और एचसीएफ किस मेथड से निकालें। क्या हम इसे भाग विधि से निकालें या फिर इससे पहले जो हम निकाल रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि उस तरह निकालें? तो आपकी मर्जी। इसमें क्वेश्चंस में ये नहीं बोला गया है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाले और उसे जांच करें, ऐसा तो नहीं बोला गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन में है भाई कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो और इनको जो है इस फॉर्मूला पे आप मतलब आप दिखाओ कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम होता है। यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बना लेते हैं। आप चाहो तो भाग विधि से भी एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। चलिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे क्योंकि ये चैप्टर ही अभाज्य गुणनखंड विधि पे आधारित है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 26 का हम यहाँ लासा निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक है, पहले हम 26 का निकाल लेते हैं। 2 से लग रहा है 2 इकाई 2, 2 तिया 6। ठीक है, अब ये नहीं लग रहा है, आप चाहो तो 13 से लगा सकते हो, 13 इकाई 13। ठीक है, अब 91 का भी गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। ओके, अब ये देखिए किससे लगेगा? 7 से लगेगा, 7 इकाई 7, 7 तिया 21। फिर 13 एक बार में लग रहा है, एक बार लगा दो, 13 इकाई 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल रहे हैं। देखिएगा कैसे निकल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका जो है एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 26 का फैक्टर क्या क्या आया है, गुणनखंड क्या क्या आया है? 2 × 13 × 1, यहाँ लिख दो 2 × 13 × 1 लिख लिया आपने। उसके बाद क्या है? 91। तो 91 का क्या क्या फैक्टर आया है गुणनखंड? देख लो आप, 7 × 13 × 1 लिख लिया आपने। ओके, अब यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकालोगे? यहाँ एचसीएफ पहले आप एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ओके, तो एचसीएफ हम निकालेंगे। तो एचसीएफ में होता क्या है? आपने जो दोनों संख्या का जो फैक्टर आपने किया है, जो गुणनखंड किया है, उसमें कौन सा संख्या है जो कि दोनों में गुणनखंड है, दोनों में वो जो है संख्या मौजूद है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, यानी कि ये संख्या, ये 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, यानी यही 13 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो 1 को हम गुना करेंगे तो 13 ही रहेगा, इसीलिए 1 को यहाँ पे हमने जो है लेना सही नहीं समझा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 1 अगर जो आप नहीं भी लोगे तो चलेगा। ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे 13 हो गया इसका एचसीएफ। ठीक है, जो कॉमन हुआ वही इसका एचसीएफ हो गया। अब हम एलसीएम की बात कर लेते हैं, एलसीएम की। ओके, लघुत्तम समापवर्ती की बात कर लेते हैं। तो लघुत्तम समापवर्ती में होता क्या है? जो एचसीएफ में आपने लिखा ना, जो मैच किया वो कॉमन जो नंबर आया वो आपने लिखा ना, इसमें भी आपको लिख लेना है। जो कॉमन आया ना, 13 इसमें भी था, 13 इसमें भी था, आपने लिख लिया, अच्छी बात है। इसके बाद आपको क्या करना है? जो कॉमन नहीं नंबर था ना उसको भी लिख लेना है, गुना के रूप में उसे भी लिख लेना है। तो 2 यहाँ बाकी रह गया तो गुना के रूप में 2 लिख लिए। फिर बाकी 1 रहा तो 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि गुना 1 से किसी भी संख्या को गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी क्या रह गया? 7 भी लिख लो। ठीक है, ओके। अब ये 13 तो नहीं लिखोगे क्योंकि ये दोनों मैच कॉमन के बदले ये 13 आया है। ठीक है, क्योंकि दोनों में 13 था इसीलिए ये 13 एक बार लिखा चुका है। ठीक है, अब क्या करो? इन सभी को गुना कर दो। ओके, 13 दूनी 26, 26 सती 26 सती 6 छक 36, 6 सती 42, 4 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा? 182। ओके, तो इसका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया 13, एलसीएम हो गया 182। ओके, अब इसका हमें क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है जी? जांच करना है। तो जांच के लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास, 1 मिनट मैं साइड में से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं अब जी? जांच करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे। ओके, यहाँ जगह है मेरे पास तो यहीं लिख लेते हैं। जांच में हम क्या लिखेंगे? हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है बाबू, जो गुणनफल होता है
जो गुना का होता है, गुना का रूप जो होता है वो होता है उसी संख्या के HCF गुना उसी संख्या के LCM के बराबर होता है। इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर दिख रहा है ना? ओके, क्लियर है? ओके ओके, चलिए इतना क्लियर आपको दिख रहा है। अब देखिए दो संख्या कौन कौन था मेरा? पहला था 26 लिख लिया, फिर दूसरा संख्या क्या था? 91, तो 91 लिख लिया, इक्वल टू HCF कितना आया था? 13 आया था, 13 लिख लिया HCF की जगह पे। LCM कितना आया था? 182, तो LCM की जगह पे हम लोग 182 लिख लिए। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है? 26 गुना 91 करना है। तो 26 गुना 91 जब हम लोग करते हैं तो ये मेरा आता है, कितना आ रहा है? ये मेरा आ रहा है 2366 आ रहा है, 2366 आ रहा है। ठीक है, अब आप 13 गुना 182 करोगे तो उसका भी मान एग्जैक्ट यही मान आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, 2366 इसका भी आएगा। ठीक है, यही आपको जांच करना था, चेक करना था। ठीक है, यही आपको आपके क्वेश्चंस में यही इंक्लूड किया हुआ है, यही दिया हुआ है कि दिखाइए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों संख्या के LCM और HCF निकाल लिया, उसके बाद इन दोनों को गुना कर दिया, उसके बाद जो संख्या था उनको भी गुना कर दिया। फिर मैंने देखा कि दोनों क्या है? इक्वल है। बस यही हमको चेक करना था। ठीक है, अब देखिए इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये आप लिख लो। ठीक है, अब चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 510 और 92 में। इसका आपको क्या करना है? उसी फॉर्म पे आपको बनाना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पे आपने बनाया था। इसका भी क्या करना है? पहले जो संख्या दिया हुआ है 510, इनका कर लो गुणनखंड यानी कि लासा निकाल लो, LCM निकाल लो। ठीक है, ये 2 से लग रहा है, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ओके, फिर 2 पचे 10, फिर ये 5 से लग रहा है, 5 25, 5 इकाई 5, फिर ये 3 से लग रहा है, 3 इकाई 3, 3 सत्ती 21। ओके, और आप लगाना चाहते हो तो एक्स्ट्रा और काम कर लो, 17 से लगा लो, 1 आ गया। ओके, ये करना जरूरी नहीं था, बस यहाँ तक भी रखते तो चलता। यहाँ तक कर दो, फुल्ली हो गया, इससे ज़्यादा गुणनखंड हो ही नहीं सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा गुणनखंड आप कर ही दो। ठीक है, इसका 92 है। ठीक है, ये 2 से लग रहा है, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर ये लगेगा, नहीं लगेगा तो 23 को 23 से ही लगा दो, 23 इकाई 23 हो गया, फुल का फुल एकदम इसका गुणनखंड हो गया। इससे ज़्यादा गुणनखंड हो ही नहीं सकता है, 1 आ गया, मतलब इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला गुणनखंड था 510 का, किसका था? 510 का। तो 510 का क्या क्या आया? बराबर करके लिख लो, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना 1 भी लिख लो, कोई बात नहीं है। फिर क्या आया जी? दूसरा संख्या था 92 का। 92 का क्या क्या मेरे पास आया गुणनखंड? 2 गुना 23 गुना 2, सॉरी 1। ठीक है, अब इसका पहले निकाल लो HCF। हम लोग HCF निकाल लेते हैं, पहले महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? हम लोग देखते हैं कि दोनों संख्या जो हमने गुणनखंड किया, इसमें कौन सा संख्या है जो कि दोनों में है, यानी कि कॉमन है, यानी कि दोनों में मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है जी और 2 इसमें भी है। ओके, अब इसके अलावा कोई नंबर है ही नहीं कि जो दोनों में है। एक संख्या 1 है जो कि दोनों में, एक तो खैर हमेशा ही रहेगा, क्योंकि और एक को लेना जरूरी होता भी नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका देखिए 2 हो गया पहला, फिर 1 हो गया, 1 भी लिख ही लो, कोई बात नहीं। ओके, फिर आप गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा, यानी HCF आपका फाइनल क्या आ गया? देखा जाए तो एक आपका HCF क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं LCM की। ठीक है, LCM की हम लोग बात कर लेते हैं। LCM बराबर, अब जो नंबर मैच किया है वो लिख लो। तो मैच किया है 2 मैच किया है जो कि कॉमन है, तो मैंने 2 लिख लिया, अच्छी बात है। उसके बाद जो नंबर मैच नहीं किया है, जो कॉमन नहीं था, वो सब भी नंबर आप लिख लो, इसको आप छोड़ दो। जो मैच कर किया वो आप लिख लिया ना एक बार, अब इनको भूल जाओ। ठीक है, अब जो जो नंबर है गुना के रूप में सबको लिख लो। 5 गुना 3 गुना 17, 5 गुना 3 गुना 17, फिर गुना, ये देखिए ये वाला 2 बाकी है क्योंकि ये दोनों सिर्फ मैच किया है। 2 गुना 23 गुना 1 तो लिखना जरूरी नहीं है, 2 गुना 23 लिख लो, 2 गुना 23 लिख लो। ठीक है, लिख लिया, हो गया। ओके, अगर आप 1 लिखना चाहते हो तो लिख लो, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए बच्चे के दिमाग में कि 1 आपने क्यों नहीं लिया। 1 इसलिए नहीं है, मैं बोलता हूँ आपको लेने के लिए, क्योंकि 1 से गुना करोगे संख्या पे तो संख्या तो वही रहेगा, है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, वैसे ले लोगे तो कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, अब क्या करो बाबू, इनको सबको गुना कर दो। तो हम जब इनको गुना करते हैं तो हम क्या पाते हैं जी? तो हम पाते हैं कि इसका एलसीएम
23,460 आ रहा है। कितना आ रहा है? 23,460 आ रहा है गुना करने पर। ठीक है, आप गुना करके देख लेना। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्योंकि हमने HCF और LCM निकाल लिया है। ठीक है, तो आइए जांच करते हैं। जांच में हम लोग क्या जानते हैं, जांच में दिया हुआ है क्वेश्चंस में, और हम लोग जानते भी हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसी संख्या के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मोसो और लोसो भी लिख सकते थे, आप हिंदी में लिखना चाहते थे तो हिंदी में भी लिख सकते थे। जैसे यहाँ पे HCF और LCM मैंने लिखा ना, आप चाहो तो यहाँ पे मोसो गुना ल श इस तरह हिंदी में भी लिख सकते थे, वो भी गलत आपका नहीं है। ठीक है, मैंने आपको जिसमें आपको सहूलियत मिले वैसे आप काम करो। ठीक है, ओके। अब देखिए मेरे पास दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या मेरे पास क्या क्या था, एक 510 था जी, 510, दूसरा क्या है जी 92 है, तो 92 भी लिख लिया मैंने। फिर बराबर HCF कितना आया जी 2 आया, तो यहाँ पे हम 2 लिख लिए, अच्छी बात है। LCM कितना आया जी 23,460, तो 23,460 मैंने LCM भी लिख लिया, कोई बात नहीं। अब क्या करो, इन दोनों संख्या गुना करो 510 और 92 को। ठीक है, तो ये मेरा आता है 46,920। कितना आता है 46,920 आ रहा है। अब आप 2 गुना 23,460 भी करोगे तो ये भी आपका एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगा जो इन दोनों संख्याओं को गुना करने पर आया है। ठीक है, तो इसका भी आएगा 46,920। ओके, ये हमेशा बराबर होगा ही होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि मैथ्स का एक फॉर्मूला बन चुका है, फॉर्मूला कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो उसी पे आपको चेक करना है सिर्फ। अगर आपका आंसर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आप HCF निकालने में किए हो, या फिर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक आप LCM में निकालने में किए हो। अगर इन दोनों जगह आपका सॉल्यूशन बिल्कुल फिट है तो आंसर में जो है दोनों इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। ठीक है, इसे आप लिखो, कॉपी करो, इसके बाद हम इसे इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। अब इसमें दिया हुआ है 336 और 54 का आप LCM और HCF निकालो और उसको इस फॉर्मूला पे पुट करो, जांच करो जो फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, पहला वाला जो नंबर दिया हुआ है, संख्या जो दिया हुआ है, इसका आप फैक्टर कर लो, यानी कि गुणनखंड निकाल लो, यानी कि LCM निकाल लो। ठीक है, ये 2 से लग जाएगा, 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से लगेगा, 2 अट्ठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लग रहा है जी, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लग रहा है, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, फिर ये 3 से लग रहा है, 3 सत्ती 21, और लगाना चाहते हो तो पूरा का पूरा लगा लो। ठीक है, 7 इकाई 7। अब यहाँ पे अब 54 का निकाल लेते हैं गुणनखंड। ओके, तो ये भी 2 से लग रहा है जी, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, फिर ये 3 से लग रहा है, 3 नमा 27, फिर लग रहा है 3 तिया 9, और लगाना चाहते हो तो और लगा लो, 3 इकाई 3। ठीक है, पूरा का पूरा आपने फैक्टर निकाल लिया। अब पहला वाला नंबर था 336 संख्या था, इसका क्या क्या फैक्टर आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार आया है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख लिया। उसके बाद क्या आया, 3 गुना 7, तो 3 गुना 7, गुना 1 है तो 1 भी लिख लो, वैसे नहीं भी लिखते तो कोई टेंशन वाली बात, 1 नहीं भी लिखते थे कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। ठीक है, सिर्फ 1 की बात कर रहे हैं, कोई और नंबर को मत छोड़ देना, सिर्फ 1 नहीं भी लिखते थे कोई बात नहीं था। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्या था 54। 54 का क्या क्या फैक्टर आया है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर इंटू 1 है, तुम नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये आपने फैक्टर दोनों संख्या का लिख लिया। अब यहाँ पे आपको HCF निकालना है, पहले आप HCF निकालना चाहते हो तो HCF निकालो, आप चाहो पहले LCM निकालना चाहते हो तो पहले आप LCM भी निकाल सकते थे, वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो HCF निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो संख्या का मैंने गुणनखंड किया है दोनों संख्या का, उस संख्या में कौन कौन नंबर है जो कि दोनों में है, कॉमन है, दोनों में मौजूद है वो संख्या। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला 2 इसमें भी है और इसमें भी 2 है,
तो एक तो कॉमन निकल के आ गया। फिर ये वाला और भी 2 इसमें है, लेकिन इसके अलावा कोई 2 है ही नहीं, इस 2 के अलावा कोई इसके पास 2 है ही नहीं नीचे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है और 3 जो है इसमें भी है। अब इसके अलावा कोई कॉमन आ ही नहीं रहा। देखिए 2 है, नीचे 2 नहीं है, ऊपर 7 है, नीचे 7 नहीं है। 1 है तो लिख लो, एक को आप दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, वैसे एक को नहीं भी दिखाओगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आपका HCF क्या क्या आएगा, जो कॉमन है वो लिख लो, 2 गुना 3 गुना 1 नहीं भी लिखते तो काम चल जाता आपका, ठीक है। अब इसे गुना कर दो तो HCF कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 गुना 1 6 ये होगा, ठीक है। तो 6 हो गया इसका HCF कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं LCM की, ठीक है। किसका बात कर लेते हैं, LCM। तो LCM में क्या होता है बाबू, जो आपका नंबर जो कॉमन आया है, जो HCF आया है, जो HCF में जो नंबर रिपीट हुआ है, जो कॉमन आया है वो लिख लो, 2 गुना 3 लिख लो, 2 गुना 3 लिख लिया, ओके। अब जो कॉमन नहीं नंबर आया है वो भी लिख दो, ये नहीं आया था कॉमन, ये भी कॉमन नहीं आया, ये भी कॉमन नहीं आया, सबको लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 कॉमन नहीं आया था, 7 भी कॉमन नहीं आया था, 7 भी लिख दो, ठीक है। अब फिर 3 भी, ये वाला 3 कॉमन नहीं आया था, ये वाला भी 3 कॉमन नहीं आया था, तो ये वाला भी दोनों 3 लिख दो, 3 गुना 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला 3 तो कॉमन आ गया था इसमें, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 1 है, 1 1 1 लिखना चाहते हो तो लिख दो, 1 आप लिख दो, ठीक है, लिख लिया आपने, ओके। चलिए अब इन सभी को आप गुना कर दो, ओके। जब आप गुना करोगे तो ये अब आपका आएगा, कितना आ रहा जी, 3024 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3024 आ रहा है, ठीक है, 3024 3024 आ रहा है, ओके। अब आपने HCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया, अब करना क्या है, आपको जांच करना है। तो आइए हम लोग यहाँ लिखते हैं जांच कर लेते हैं अच्छी से, ठीक है। जांच में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आपके फॉर्मूला किताब में दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू उसी संख्या का LCM यानी HCF बोलो, पहले HCF लिख दो या फिर चाहो तो पहले LCM भी लिख सकते थे, ठीक है। HCF गुना LCM होता है, ओके। अब 2 संख्या कौन कौन संख्या था जी, कौन कौन संख्या था, एक था 336 गुना, दूसरा कौन सा संख्या था, 54 लिख लिया। फिर HCF कितना आया जी, 6 आया, 6 लिख लो। LCM कितना आया बाबू, 3024, तो वो भी लिख लो। अब इन दोनों नंबर्स को गुना करो, तो इन दोनों नंबर्स को हम जब गुना करते हैं बाबू, तो ये मेरा आता है 18144 आ रहा है। अब हम जब इस नंबर को भी गुना करेंगे ना तो भी इतना ही आएगा, 18144, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नंबर आपका गलत आएगा, ओके। अब यहाँ पे डाउट कब होगा, जब आपका HCF या LCM आप निकालने में अगर कोई मिस्टेक किए हो, तब यहाँ पे दोनों एग्जैक्ट जो है इक्वल नहीं आएगा, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए इस प्रकार ये भी मेरा जो क्वेश्चन है सोल्व हो गया, ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। सो इसे आप लिखिए, कॉपी कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात कीजिए, ओके। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभी तो हम लोगों ने सीख चुके हैं, है ना, कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं, और फिर हम लोग चेक भी करने के लिए सीख गए थे। तो ये क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया है, तो अच्छी बात है, मेरा जो है ज़्यादा रिविजन हो जाएगा मैथ का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें 2 संख्या दिया हुआ था, और इसमें 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 1000 संख्या दे दे। आपको बस वही जो है शर्त आपको अप्लाई करना है कि HCF निकालेंगे तो जितना भी संख्याएं देखेंगे कि जिस संख्या का जो गुणनखंड आया, तीनों में अगर जो कॉमन आ रहा है तो जितने भी संख्या कॉमन आएगा उसको गुना करके वही HCF हो जाएगा, ओके। अब फिर LCM में क्या होता है आप जानते हो, ठीक है। अभी आप देखो पहला क्या दिया हुआ है, 12 15 और 21, 12, 15 और तीसरा कौन सा संख्या दिया हुआ है, 21, ओके। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 12 का पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी कि LCM निकाल लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, और लगाना चाहते हो लगा दो, 3 इकाई 3, ठीक है। चलिए फिर बचा क्या, 15, 3 पचे 15, 5 इकाई 5,
ओके, बचा क्या 21, तो 21 को भी देख लो, 3 सत्ती 21, 7 इकाई 7 हो गया। अब सब नंबर्स का क्या करो, यहाँ पे गुणनखंड यानी फैक्टर लिख लो क्या क्या आया है। तो 12 का आया है 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 गुना 2 गुना 3, 1 लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई बात नहीं। 15 3 गुना 5 गुना 1 मैंने कहा, आपकी मर्जी लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए क्या है 21 का क्या क्या फैक्टर आया है, 3 गुना 7 गुना 1, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम HCF निकाल लेते हैं, आप चाहो तो LCM भी पहले निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, ऐसा नहीं है कि आप HCF ही पहले आप निकाल रहे हैं, मतलब ये रूल है क्या मैथ का, ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी, आप जैसे आप बनाना चाहते हो बनाओ, ठीक है। तो पहले हम HCF निकाल लेते हैं। तो HCF कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर्स का फैक्टर आया है उस नंबर्स में हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि तीनों संख्या में कॉमन है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 इसमें है लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, छोड़ दो, 2 इसमें है, 2 को तुम चेक कर चुके हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 3 क्या हो गया मेरा कॉमन आ गया। इसको हम इस तरह घेर लेते हैं, ओके। एग्जाम में भी आप घेर लोगे तो गलत, अच्छा रहेगा, हाईलाइटेड हो जाता है कि आपने बिल्कुल ही सटीक आपने बनाया है, ठीक है। उसको एग्जामिनर चेक जो कॉपी करता है उसको ज़्यादा मतलब देखना नहीं पड़ेगा, आपके कॉपी को ज़्यादा ध्यान से देखना नहीं पड़ेगा। अब देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, छोड़ दो। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, छोड़ दो। 1 है, 1 तो खैर हमेशा ही रहेगा तीनों में, इसमें तो कोई शक नहीं है, 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 आया, 3 हो गया, गुना 1, 3 आ गया इसका HCF। इसीलिए मैंने कहा 1 को लिखो या ना लिखो, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को गुना करोगे संख्या वही रहेगा, ठीक है। तो 3 इसका HCF आ गया जी, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। HCF कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसका हम लोग LCM निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं बाबू, LCM। तो LCM जो संख्या कॉमन आया है वो लिख लो, 3 कॉमन आया है, 3 मैंने लिख लिया। उसके बाद बिना कॉमन वाले नंबर से वो सभी को लिख लो, 2 गुना 2, ये सब कॉमन नहीं आया था, तो 2 गुना 2, 1 को बाद लास्ट में लिखना, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। फिर बचा क्या, इधर तो 3 तो लिख चुके हो आप, फिर बचा क्या 5, जो बिना कॉमन वाला है वो हम लिख रहे हैं, कॉमन वाला तो पहले हम लोग लिख चुके हैं 3, है ना। उसके बाद क्या बचा, नीचे वाले में 7 सिर्फ बच गया, 7, ओके। अब मैंने कहा बचा 1, तो 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट लिख लोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, अच्छे से समझो, ठीक है। अब इन सभी नंबर्स को गुना कर दो। तो जब हम गुना करते हैं बाबू, तो ये मेरा आ रहा है, कितना आ रहा है बाबू, ये मेरा आ रहा है 420। कितना आ रहा है जी, 420 आ रहा है, ठीक है। LCM कितना आ रहा है, 420। तो अब हमें इसमें तो जाँच नहीं करना है ना, जाँच इसमें नहीं करना है यार, HCF और LCM ही तो आपको निकालना था, तो आप निकाल चुके हैं, यही इसका आंसर हो गया। ये हो गया आपका HCF आंसर, ये हो गया आपका LCM का आंसर, ठीक है। सो इसे लिखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इरेज करके देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17, 23 और 29 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालना है, ठीक है, अच्छी बात है, ओके, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब इसका क्या करना है, जो संख्या दिया हुआ है सबसे पहले उसका फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, ठीक है। 17, अब देखिए यहाँ पे तीनों नंबर ने अभाज्य संख्या है, देखा जाए तो तीनों नंबर कौन सा संख्या है जी, अभाज्य संख्या। क्यों अभाज्य संख्या है भाई, क्योंकि ऐसा 17 भी देखिए 1 से कट रहा है और 17 से कट रहा है, इसके अलावा कोई संख्या इसको भाज्य नहीं कर रहा है, ओके, विभाज्य कोई संख्या नहीं करेगा। 23 को देख लो, 1 और 23 खुद से कटेगा, 29 को 1 और 29 खुद से कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या है ही नहीं, सो इसे विभाज्य कर सके, ठीक है। तो 17 का हम लोग यहाँ करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं, यानी कि LCM निकाल लेते हैं। तो 17 से ही कटेगा, 17 इकाई 17, 29 को भी 23 है, 23 का भी निकाल लो, 23 सिर्फ 23 से ही कटेगा, 23 इकाई 23, ओके। फिर बचा क्या 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 29 भी सिर्फ 29 से ही कटेगा, तो 29 इकाई 29। अब क्या क्या गुणनखंड आया जी, 17 का गुणनखंड आया 17 गुना 1, 23 का गुणनखंड आया है 23 गुना 1, फिर 29 का गुणनखंड आया है 29 गुना 1, लिख लिया, ओके ओके बाबू। अब यहाँ पे HCF पहले हम निकाल लेते हैं, आप चाहो तो LCM भी निकाल सकते हो पहले, तो पहले हम HCF निकाल लेते हैं, मेरी मर्जी। अभी आप देखेंगे कैसे निकालते हैं HCF, देखते हैं कौन सा नंबर है कि तीनों में वो आ रहा है। 17 में देखिए 17 आ रहा है, बाकी इन दोनों में तो है ही नहीं, छोड़ दो, इसका कहानी ख़त्म। देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है ना, यानी कि 1 इसका HCF हो जाएगा। जो संख्या कॉमन आया तीनों में वही उसका HCF हो जाता है। मान लो और भी संख्या आता, मान लो
इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, ठीक है, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, तो इसको हम गुना कर देते तो आंसर क्या हो जाता है, 2 आ जाता है HCF, ठीक है। बट ये सब तो आया ही नहीं, तो इसको आप भूल जाओ, ठीक है। ओके, तो इसका HCF क्या आ गया, 1 आ गया, यही इसका आंसर हो गया। अब LCM निकाल लो। LCM कैसे निकालते हैं, जो नंबर कॉमन आया है वो लिख लो, यानी कि LCM बराबर कौन सा नंबर कॉमन आया है, 1 आया तो 1 लिख लो, वैसे भी नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें लेकिन एक तो ज़रूरी था HCF में, यहाँ पे 1 का बहुत अहमियत HCF में है। अगर आप 1 नहीं लेकर के चलते तो आप HCF निकाल ही नहीं पाते, आप कन्फ्यूजन में रहते कि इसका HCF 0 तो नहीं आएगा, है ना। तो 1 कितना महत्व है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 इसीलिए लेके चलते हैं, यहाँ पे इसने 7 दिया मेरा, ठीक है, इसको लेकर चलते हैं। अब जो नंबर मैच नहीं किया उसे भी लिख लेते हैं, 17 गुना 23 गुना 29, 17 गुना 23 गुना 29। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधी कर दो, 17 गुना 23 गुना 29। तो 17 गुना 23 गुना 29 करते हैं तो ये मेरा कितना आ रहा जी, ये आ रहा है मेरा 11,339, 11,339, यही इसका क्या हो गया, LCM। ये इसका LCM हो गया और ये इसका HCF हो गया 1 और LCM हो गया 11,339। तो इसे आप कॉपी करो, इसके बाद इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। 8, 9 और 25 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालना है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, पहला संख्या 8 है, तो 8 का हम LCM निकाल लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ओके, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, हो गया, बात खत्म। 9 का बात कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। 25 का बात कर लेते हैं, तो 25 का LCM निकाल लेते हैं, 5 इकाई 5, सॉरी 5 25, 5 इकाई 5। ओके, तो अब 8 का क्या क्या आया जी, 8 का क्या क्या गुणनखंड आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। फिर 9 का क्या क्या गुणनखंड आया, 3 गुना 3 गुना 1। फिर 25 का क्या 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 आया गुणनखंड, 5 गुना 5 गुना 1। अब इसमें देखिए कोई नंबर है ही नहीं जो कि तीनों में कॉमन है सिवाय 1 के, तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसके अलावा कोई और नंबर है ही नहीं जो कि तीनों में है, ठीक है। तो इसीलिए इसका HCF जो है 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग LCM निकाल लेते हैं। LCM में जो आपका कॉमन आया है, HCF में जो कॉमन आया वो नंबर लिख लो। तो कॉमन तो सिर्फ 1 आया था तो 1 लिख लेते हैं, ओके। बट 1 नहीं भी लिखते तो काम चलता, ओके। अब क्या करो, जो नहीं आया है कॉमन उन सभी नंबर्स को इनटू ग्रुप में लिख लो, मल्टीप्लाई के रूप में, 2 गुना 2 गुना 2 ठीक, बचा क्या फिर 3 गुना 3, 3 गुना 3। फिर क्या बचा 5 गुना 5, तो 5 गुना 5, ओके। अब इन सभी नंबर्स को गुना करो, यही इसका LCM हो जाएगा। इसको गुना करो, गुना करने पर ये आ रहा है आपका 1800, यही इसका हो गया LCM और इसका ये हो गया HCF आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसे आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादा जान नहीं है, क्योंकि आपने फॉर्मूला जान रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू उसी संख्या का HCF और LCM होता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि HCF 306,657 का जो HCF है इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो LCM पूछ रहा है कि 306 और 657 का क्या होगा, ज्ञात करें, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या आपके पास है, दिया हुआ है HCF किसका किसका जी, तो 306,657, इसी का ना दिया हुआ है 657, ओके। क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है HCF। आपसे पूछ क्या रहा जी, LCM पूछ रहा है। इसमें कोई बड़ी बात इसने नहीं कह दिया कि HCF हम दे दिए भाई तो हमको LCM आप हमको दो। हमको क्या है, फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, ईजी ये देना इसके लिए। दो संख्याओं, इसने हमसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगा है ना, बिल्कुल आसान चीज़ हमसे मांग लिया, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM होता है, ठीक है। तो दो संख्या दिया हुआ है, तो दो संख्या गुणनफल पहले करो। तो दो संख्या गुणनफल क्या है, दो संख्या, एक संख्या है 306, दूसरा संख्या है 657, तो इसका गुणनफल कर दो। तो 306
और इसका हम क्या कर दिए, गुणनफल कर दिए 657 का। अच्छी बात है। HCF भी दिया हुआ है मेरे पास। HCF कितना है, 9 दिया हुआ है। देखिए इन दोनों का HCF 9 दिया हुआ है क्वेश्चंस में। LCM नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं जी, हम LCM निकाल लेंगे यार, हम मोहताज थोड़ा ना, निकाल लेंगे। ठीक है, तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ये 9 गुना में है, अगर हम इसे इस साइड लेते आएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि ये जो है 306 गुना 657 के नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब ये देखिए बाबू, ये 9 से कटेगा कितने बार में, 73 बार में कट रहा है। काटिएगा तो ये 73 बार में 9 से कट जाएगा 657। ठीक है, यानी कि LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 306 गुना 73। आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो ये आपका आएगा 22,338। 338 यही हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, LCM पूछ रहा था तो हमने LCM बता दिया, बहुत ही इजी था। चलिए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसे आप लिखो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको समझना है। ठीक है, लेकिन समझना है, रटना नहीं है आपको। ठीक है, मैंने कहा रटना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोल रहा है कि यदि कोई संख्या, सॉरी क्वेश्चन में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, यानी कि 1 से स्टार्ट सभी संख्या इन्फिनिटी तक, है ना, उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। यानी कि उसमें जीरो नहीं होगा, ना तो माइनस वाला कोई नंबर होगा। ओके, उसे ही कहेंगे प्राकृत संख्या। ठीक है, तो बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n, संख्या क्या दिया हुआ है, 6 पर पावर n। ओके, ये बोल रहा है संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, आपको बताना है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि 6 पर पावर n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट, एक कथन मैंने लिख लिया जो कि आपको समझना है। कथन है कि हम लोग जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि उस संख्या का LCM जब हम निकालेंगे, है ना, तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा उसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या उसमें नहीं होना चाहिए, तभी वो 2 पे समाप्त होगा। बात समझ में आई। जैसे में एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे में हम लोग 5 की बात कर लेते हैं, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बता दो आप ही। 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 इकाई 5, यानी कि 5 गुना 1 आ गया। ठीक है, तो ये 0 पे समाप्त हो रहा है क्या, 5 गुना 1 करो तो कितना आ रहा है, 5 हो रहा है। तो इसके इकाई स्थान पे क्या है, 5 है यार, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, इकाई स्थान पे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, 0 पे समाप्त नहीं हो रहा। ठीक है, इसी प्रकार हम ले लेते हैं, मान लो 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 10 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 5 10। अब देखिए इस 10 के इकाई स्थान पे 0 से समाप्त हो रहा था, तो इसका गुणनखंड क्या हो रहा था, 2 और 5 हो रहा था। तो यही बात मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर संख्या 10 पे समाप्त हो रहा है, जैसे ये देखिए 10 पे समाप्त हो रहा है ना 10, तो इसका जो गुणनखंड है उसमें 2 और 5 आ रहा है। तो यहीं पे मैंने यहाँ लिख लिया है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड जो है 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं होगा। जो कि देख लो आप, जैसे 10 0 पे समाप्त हो रहा था, 10 देखो 0 पे समाप्त हो रहा था, जब इसका मैंने गुणनखंड किया था तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आ रहा है। ओके, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको रटना नहीं है, समझ लिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या नंबर है जी, नंबर आपको दिया हुआ है 6 पर पावर n। 6 पर पावर n, आपका बेस क्या दिया हुआ है 6, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 तिया 6 लो 2। अब इतना भी नहीं करने की जरूरत है, ऐसे ही रहने दो, 2 तिया 6। अब बताओ इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया 3, तो क्या ये 2 और 5 के रूप में है, नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाबू, यहाँ पे इस तरह लिख दोगे नीचे में, अर्थात 6 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे लिखोगे कि अर्थात अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ठीक है, अर्थात 6 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य सिर्फ गुणनखंड भी लिखोगे तो चलेगा, अभाज्य नहीं भी लिखोगे, गुणनफल, गुणनखंड ना लिखेंगे यार, गुणनखंड लिखेंगे यार। अर्थात 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 गुना 3 आ रहा है। देखिए 6 का क्या हम लिखेंगे फैक्टर, 2 गुना 3 लिखेंगे। ओके, यही तो लिखेंगे हम। ओके,
इसको जब हम छः का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 का 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, अर्थात यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के रूप का है, इसके रूप का है। ओके, क्योंकि है भी ये, ठीक है, इसलिए 6 का पावर n का भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, है ना, किसी भी प्राकृत संख्या n। अब यहाँ n क्या, आप n कुछ भी ले लो, कोई भी संख्या ले लो, 1000, 1 करोड़, कितना संख्या लोगे आप? अभाज्य गुणनखंड तो बेस से निकालोगे ना, जो बेस में जो नंबर दिया हुआ है उसी का अभाज्य गुणनखंड आप निकालोगे। पावर से आपको क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। अब मैंने कहा 10 0 पर समाप्त होता है और ये 2 और 5 का गुणनखंड है। अब पावर इसमें 1 लाख दे दे, 1 करोड़ दे दे, कुछ भी संख्या दे दे, पावर का इससे क्या ताल्लुक है? लो 0 इसमें पावर नहीं देते हैं, पावर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो बेस है उसका अभाज्य गुणनखंड देखो 2 और 5 आ रहा है कि नहीं, बाकी पावर क्या दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं। ओके, बस इसमें कंडीशन दे दिया कि प्राकृत संख्या है, कोई बात नहीं यार, आप कुछ भी दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे कि इसलिए अर्थात ये 6 इतना के रूप का है ना, जो कि होना चाहिए 2 और 5 के, लेकिन आ रहा क्या 2 और 3 के। इसलिए 6 पर पावर n कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, कन्फर्म है, कभी नहीं होगा ये, है ना, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 और 5 के अलावा आ रहा है नंबर, ठीक है। तो कभी समाप्त नहीं होगा किसी भी संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी कि पावर आप कुछ भी ले लो, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, है ना, n बराबर कुछ भी ले लो आप नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो है 0 पे कभी समाप्त नहीं होगा। ओके, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसे आप अच्छे से लिख लो समझ करके, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है, बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और दूसरा संख्या दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 फिर प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों है? भाज्य संख्याएं ये है तो क्यों है? तो सबसे पहले आप समझो भाज्य संख्या कहते किसको है। जैसे में भाज्य संख्या पहले समझ लो, जो संख्या 2 से अधिक नंबर से कटे, 2 से अधिक नंबर से वो भाज्य हो, भाग लगे उस संख्या में, 2 से अधिक संख्या से कटे, यानी कि उस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड हो, 2 से अधिक उनका अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 से अधिक भाजक हो। भाजक किसको बोलते हैं? इसको हम भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, है ना। यानी ये भाजक अगर 2 से अधिक आ गया तो वो संख्या, ये जो संख्या होगा भाज्य जो होगा वो क्या होगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे 8 देखिए 2 से भी कट रहा है, ठीक है। 8 जो है देखिए 4 से भी कट रहा है, ठीक है। 8 से भी कट रहा है, 8 1 से भी कट रहा है। ओके, 1 से तो कोई भी नंबर कटेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 से अधिक नंबर कट रहा है ना, 2 से अधिक नंबर से कट रहा है। ओके, यानी कि अभाज्य संख्या के अलावा जो संख्या होगा वो भाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या में क्या होता था कि 1 से कटता था और खुद से कटता था। जैसे 3 ले लो, 3 देखो 1 से और खुद से कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं इसे काट सकता है, यानी ये भाज्य संख्या नहीं है। यानी भाज्य संख्या में जो होगा वो मिनिमम 3 संख्या होना चाहिए जो उसे काट सके, है ना। तो मिनिमम जैसे 3 संख्या हुआ, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम देखें कि 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 1 से तो कट भी करेगा, वैसे ही हम बोल देंगे ये भाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं बहस करेंगे, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, आपने समझ लिया भाज्य संख्या अगर मिनिमम 3 संख्या से वो कटे, यानी कि उसका गुणनखंड भाजक कह सकते हो, है ना, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पहला संख्या दिया हुआ है, पहली में कैसे लिखता हूँ यार, पहली संख्या क्या दिया हुआ है? पहली संख्या दिया हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 फिर प्लस 13 दिया हुआ है। ओके, यही पहला संख्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, 13 देखिए इसमें भी है, 13 इसमें भी है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ? 7 गुना 11 गुना 13 तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या? 1 बचा, इससे 1 यहाँ बचा क्योंकि 13 कॉमन आ गया। फिर प्लस है तो प्लस दे दो, यहाँ पे 13 निकल गया, यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, ठीक है।
अब क्या करो, इनको गुना कर दो, 7 गुना 11 गुना 1 कितना होगा, 77 ही होगा, ठीक है। ओके, फिर +1, ओके। अब यहाँ पे देखो 13, 77 + 1 78 हो जाएगा, यानी 13 गुना 78, ब्रैकेट हट जाएगा तो यहाँ क्या है, गुना है, कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ गुना है, तो 78 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये देखिए, ये संख्या यहाँ पे देखा जाए तो इस संख्या में जो है 2 से अधिक भाजक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, जो लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। तो यहाँ आप लिखेंगे इस संख्या में 2 से अधिक कैसे है वो हम लिखेंगे ब्रैकेट में, 2 से अधिक गुणनखंड है या फिर अभाज्य गुणनखंड है या फिर भाजक है। हम लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, उससे भी बेहतर होगा कि हम भाजक लिख लेते हैं, ठीक है। 2 से अधिक भाजक है, कौन कौन इसको भाज्य कर रहा है, एक देखिए 13 से 1 से तो कटेगा ही, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 1 से भी कटेगा, 13 से भी कट रहा है, फिर अब यहाँ पे देखिए 78 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और भी नंबर होगा जो इसको काटेगा, तो यहाँ पे हम 2 ही लिख लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में 2 ही लिख लेते हैं। वे देखिए ये तो सब नंबर मिल, ये गुना में है तो मतलब क्या है, ये नंबर अगर जो कोई भी नंबर कट रहा है तो वो भाज्य हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 13 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, यानी 2 से अधिक संख्या से कट रहा है ना, देखिए 78 2 से कट रहा है ना, 4 से भी कट रहा है, ठीक है, 4 से नहीं कट रहा है, सॉरी 2 से कट रहा है ना, हो गया, ठीक है। तो यानी अब ये संख्या 2 से अधिक संख्या से भाजक है, यानी भाग लग रहा है, जब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देना है कि 1 से तो कटेगा ही, फिर 13 से भी कटेगा, फिर 78 जो है 2 से कटेगा, यानी कि 1 से अधिक 2 से अधिक हो गया, बस इतना काफ़ी है। तो ये संख्या जो होगा एक भाज्य संख्या होगा, ठीक है, ओके। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, यहाँ पे लिख लो, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसे हम रफ करते हैं, इसी का हम लोग क्वेश्चन दूसरी संख्या देखते हैं, ठीक है। पहला संख्या हम लोग ने चेक कर लिया, ओके। चलिए अब इसी का हम लोग देखते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है जी, दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 फिर प्लस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है क्या, हाँ 5 दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ आप देखिए ये सारा का सारा संख्या 1 है क्योंकि ये गुना में है, अब ये प्लस आ गया तो ये दूसरा संख्या हो गया। अब देखिए 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो कॉमन ले लो, 5 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये काम जो हम कर रहे हैं ना, ये आपको ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में ये सब काम करना, ये सब काम आपको समझाने के लिए आप लोग को करते हैं, ठीक है। आप एग्जाम में एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा लेना, ठीक है। ये आपको रफ में आप समझाने के लिए, सिर्फ इंडिकेट करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। 5 कॉमन निकल गया, बचा क्या 7 गुना 6 गुना 5 तो कॉमन निकल चुका है, बचा क्या 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 फिर इससे 5 निकल चुका है, प्लस है तो प्लस दे दो, 5 निकल चुका है, बचा क्या 1, ठीक है। अब क्या करो, इन सभी नंबर्स को, ये देखिए ये सारे नंबर्स क्या है, गुना में है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, सारे के नंबर्स क्या है, गुना में, तो इनको गुना कर दो, तो 5 इंटू ये क्या है, इन सभी नंबर को जब हम गुना करते हैं तो ये मेरा आता है 1008, अब फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दो, ठीक है। अब 1008 प्लस 1 करेंगे तो 1009 आएगा, ठीक है, 1009 आया, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है। अभी हम कैसे हम बताएंगे आपको, इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है, 2 से अधिक भाजक है। अभी हम हंसे क्यों पता है, पापा आ गए थे, ठीक है। कोई वीडियो के सामने आ जाता है तो हमको हंसी आ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कोई आया मत करो, ठीक है। तो इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है, ठीक है, 2 से अधिक क्या है जी, भाजक है, ओके, है ना। कौन कौन भाजक है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, 1 तो रहेगा ही, 1 तो रहेगा ही, फिर 5 भी रहेगा क्योंकि 5 से भी 5 कट रहा है, और फिर 109 जो है 109 से भी कटेगा, 109 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो, सॉरी 1009 है यार, 109 बोल रहे हैं, 1009 है, ठीक है। तो बताइए 2 से अधिक भाजक है कि नहीं है ना, तो इसलिए आप लिखेंगे, इसीलिए यह संख्या क्या हो गया जी, भाज्य हो गया, यह संख्या भाज्य है, इसलिए यह संख्या भाज्य है, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 7। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको
दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक रास्ता है वृत्ताकार, ठीक है, गोल, ठीक है, सर्कल के रूप में। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर एक ही दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट किए थे, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि इसमें जो है कह रहा है सोनिया जो है, हिंदी में लिख लेते हैं, सोनिया जो है लड़की जो है ये करती है आपका कितना कर रही जी 18 मिनट में एक चक्कर, ठीक है। और रवि बेचारा कर रहा है 12 मिनट में एक चक्कर उस सर्कुलर पाथ का, जो मैदान है सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ इस तरह आपको एग्जाम में बना भी देना, अच्छे से सर्कुलर थोड़ा बनाना है कि लगे हाँ कि सर्कुलर पाथ हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। हाथ से ही करो, जरूरी नहीं है कि आपके पास चाप होना चाहिए, ओके, जरूरी नहीं है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो, ओके, जहाँ से कि सोनिया भी चलना प्रारंभ की है और रवि भी चलना प्रारंभ किया है, और मान लो दोनों का दिशा इस तरह आप दिखा देना कि इस तरह ये दौड़ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये जो है बता रहा है कि बताइए कि ये प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेगा, यानी वो मिनिमम यानी कि हम कोशिश करेंगे कि ये कम से कम समय में मिले, यानी मिनिमम की बात हो रही है, तो मिनिमम की बात हो रही है मतलब एलसीएम हो रहा है। अगर हाई लेवल की बात होता है समझ जाते हैं कि एचसीएफ की बात हो रहा है। तो यहाँ प्रारंभिक स्थान पे कब मिले, यानी जल्दी कब मिले, तो मिनिमम की बात हो रही है ना, यानी एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो यानी कि 12, अब एलसीएम आप चाहते हो तो अभाज्य गुणनखंड से निकालो या फिर भाग विधि से निकालो, ठीक है, वो आपकी मर्जी। जैसे हम यहाँ भाग विधि से पहले निकाल लेते हैं, आप चाहो तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। 200 लगाए, 2 छक्के 12, 2 9 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, यानी 36 मिनट बाद एग्जैक्ट वो प्रारंभिक स्थान पे दोनों मिल जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया हम भाग विधि से निकाले। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे। आप इस तरह नीचे लिख भी सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। पहला क्या है 12, तो 12 का गुणनखंड कर लिए, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, फिर दूसरा संख्या क्या था 18, तो 2 9 18, 3 तिया 9, ओके। तो 12 का क्या क्या गुणनखंड आया है, 2 गुना 2 गुना 3। 18 का क्या क्या गुणनखंड आया जी, 2 गुना 3 गुना 3, ओके। वैसे ये आपका आंसर राइट है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम बनाए तो आप बना सकते हो, या फिर एग्जाम में ये भी बोल दिया जाए कि इस ब्रैकेट में लिख दे कि अभाज्य गुणनखंड विधि अप्लाई करके बनाओ, तो आप बना लेना, ठीक है। चलो तो देखना है एलसीएम ना निकाल रहे हैं, तो पहले आप देख लो कौन संख्या में मैच कर रहा है, कौन कौन कॉमन है। ये कॉमन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ओके। अब यहाँ पे कोई भी संख्या मैच नहीं कर रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम जो हम निकालेंगे, जो कॉमन आया वो लिख लेंगे। 2 कॉमन आया है, 3 कॉमन आया है, ठीक है। अब जो नंबर नहीं कॉमन आया वो भी लिख लेते हैं। 2 गुना 3, ये कॉमन नहीं आया था, ये 2 और ये 3 कॉमन नहीं आया था, वो भी मैंने लिख लिया। अब सबको गुना कर दो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, लो इसका भी 36 आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे में लिख दोगे कि 36 मिनट बाद, ऐसे लिखोगे, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे। इस तरह आप नीचे में लिख देना, ठीक है। मैंने नहीं लिखा, आप लिख देना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, ओके।